वेलकम बैक क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम। अभी तक हमने चैप्टर का नाम है मैप्स। अभी तक हमने देखा मैप्स क्यों काम में आता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। ग्लोब से उसका कंपैरिजन किया था हमने। ग्लोब मतलब हमारा जो जियोइड शेप का, गोल शेप का एक अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है वो। उससे हमने जब कंपेयर किया था तो हमने देखा था मैप ज्यादा यूजफुल है या जो हमारा अर्थ का जियोइड शेप का ग्लोब होता है वो ज्यादा यूजफुल है। तो हमने पाया कि मैप ज्यादा यूजफुल है हर तरीके से। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैप पढ़ा था। जनरल रेफरेंस मैप जिसमें हमने फिजिकल मैप देखे थे और पॉलिटिकल मैप देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, थीमेटिक मैप्स पढ़ा था या डिस्ट्रीब्यूशन मैप पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जाती है। उसमें किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती है, जैसे या तो क्रॉप्स के बारे में बात करें तो उसी बारे में बात करेंगे, या फिर वहां की वेजिटेशन के बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से वो थीमेटिक मैप था। उसके बाद था हमारा टोपोग्राफिक मैप, जिसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको टोंक का एग्जांपल देके बताया था, कहाँ कौन सी चीज प्रेजेंट है, कहाँ कौन सी चीज होनी चाहिए, कहाँ से किधर जाया जा सकता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। अब देखेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप के कंपोनेंट्स, मैप को रीड कैसे किया जाता है, मैप को समझा कैसे जाता है। देयर आर सम बेसिक पार्ट्स ऑफ अ मैप दैट हेल्प्स अस इन रीडिंग देम। देखिए, मैप को रीड करना भी कोई बहुत आसान सी चीज नहीं है। मैप को रीड करने में भी मेहनत लगती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे एक डिक्शनरी को पढ़ने के लिए आपको उसकी फाइंड करने का तरीका सीखना पड़ता है कि अगर हमें डिटर्मिनेशन का मीनिंग ढूंढना है तो पहले हमें डी वाले वर्ड्स चूज करने होंगे, फिर उसके बाद डी ई वाले, फिर डी ई एम वाले, है ना। फिर ऐसे करके आप डी ई एम के पे जाने के बाद आपको डिटर्मिनेशन वर्ड मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स मैप में भी होते हैं। जब आपको पता करना हो कि आपको कहाँ क्या चीज ढूंढनी है तो आपको उसके लेजेंड्स को पढ़ना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी लेजेंड्स होता क्या है। पहले सबसे पहली चीज है टाइटल। The first component is title। देखिए, किसी भी चीज का मैप है, किसी भी चीज का कोई भी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ चीज पढ़नी है तो हम सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, टाइटल। हर बुक का टाइटल होता है, हर चैप्टर का टाइटल होता है, हर एक्सरसाइज का भी टाइटल होता है ना। देखिए, बुक का टाइटल होता है ना, बुक में लिखा रहता है इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथ्स की है। ठीक है, चैप्टर लिखा रहता है चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 वो है, चैप्टर 3 ये है। एक्सरसाइज पर भी लिखा रहता है एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज बी टिक द करेक्ट, एक्सरसाइज सी फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। एक्सरसाइज डी हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग, एक्सरसाइज सी हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हर चीज के ऊपर ना टाइटल लिखा जाता है। टाइटल उस चीज को डिस्क्राइब करता है कि ये चीज है किसके बारे में, क्या काम हो रहा है इससे। जैसे बुक का सब्जेक्ट, बुक में सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अगर वो ना लिखा हुआ हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी बुक उठा रहे हैं, कौन सी बुक खोल रहे हैं। सीधे मान लीजिए बुक खोलने के बाद आपको अंदर ढूंढना पड़े कि अच्छा ये तो साइंस की बुक है, इसमें इक्वेशंस, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है, ये पक्का साइंस की बुक होगी। ऐसे अगर आपको ढूंढना पड़े तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बुक में टाइटल दिया जाता है कि ये मैथ्स की बुक है, इसमें अंदर मैथ्स की क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। इसी तरह से एक मैप पे भी टाइटल होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वो क्या इंफॉर्मेशन है जो इस मैप से रिप्रेजेंट होगी। जैसे टाइटल में किसी में लिखा हुआ है
मैप ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब जब इस पर टाइटल लिखा हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये मैप कहाँ का है, राजस्थान का है। अब आपको खरीदना है राजस्थान का, आप ले आए मैप यूपी का, आपको पता कैसे चलेगा, उसमें लिखा हुआ होगा मैप ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, या फिर मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया का मैप खरीद के लाएंगे तो उस पे ऐसे लिखा रहेगा, या फिर मैप ऑफ अमेरिका या कुछ भी। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका का जैसे आप लेकर आए पूरे कॉन्टिनेंट का मैप, तो इस तरह से आप मैप लेकर आते हैं, उन पर कुछ टाइटल्स लिखे होते हैं, उस टाइटल से हमें पता चलता है कि आखिर ये मैप है किस जगह का या किस एरिया का और इससे क्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैप ऑफ राजस्थान। अब देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ऐसे लिखा होता है फिजिकल मैप ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान, ये भी टाइटल है। मतलब ये एक पॉलिटिकल मैप है, मतलब इसमें जगह के बारे में बात की जाएगी। फिजिकल मैप होगा तो जगह के, मतलब यहाँ पर कंट्रीज, सिटीज, इन चीजों की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको राजस्थान का है तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जाएगी। अभी अगर फिजिकल मैप होता तो वो किस चीज के बारे में बात करता, फिजिकल मैप होता तो वो बात करता कि कहाँ कैसी जगह है, कहाँ कैसी सतह है, कहाँ राजस्थान में डेजर्ट है, कहाँ राजस्थान में ग्रीनरी है, ये सब चीजें बताता वो। ठीक है, अगर फिजिकल मैप होता तो। अब सेकंड चीज है हमारी लेजेंड। सेकंड कंपोनेंट है हमारा द लेजेंड। ऑलमोस्ट ऑल मैप्स हैव लेजेंड। आप देखिए लेजेंड होता क्या है। The legend tells us about the colors or symbols used on a map and what it represents. Sometimes if several maps appear together, there might be one legend for all of them. Legend वो पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि किसी भी मैप में जो कलर्स यूज हुए हैं, जो सिंबल्स यूज हुए हैं, उन सबका मीनिंग क्या है, उन कलर्स का, उन सिंबल्स का मीनिंग बताया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा करके बताती हूँ कि लेजेंड होते क्या है एक्चुअली। देखिए, अभी अभी हमने एक मैप देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, राइट? फिजिकल मैप सॉरी फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल रीजन्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। ये एक मैप देखा था हमने। अब मैं आपको वापस से वो मैप दिखा करके बताती हूँ लेजेंड्स होता क्या है। देखिए, ये हमारा मैप है, राइट? विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये हमारा मैप है। इसमें बहुत सारे कलर्स यूज किए हुए हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट पिंक, डार्क पिंक। अब देखिए, ये सारे कलर्स का मीनिंग क्या है, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा क्या? नहीं। To understand the meaning of these colors, we have this legend. ये given है legend, ये है हमारा legend। देखिए, डार्क पिंक का मतलब है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ऑरेंज का मतलब है नॉर्दर्न प्लेन्स, येलो का मतलब है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और जो लाइट पिंक है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फिर कोस्टल प्लेन, और फिर ऑरेंज वाला पार्ट है हमारा आइलैंड्स। ठीक है, क्लियर? ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो हमारा है आइलैंड। अब इसमें आप देख करके पता कर सकते हो, अच्छा ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये डेजर्ट वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये डेजर्ट वाला पार्ट है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं। आप इस तरह से इसके बारे में पता कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेजेंड्स जो होती हैं वो कलर्स और सिंबल के मीनिंग को बताती हैं। इस तरह से लिखा होता है कि ये वाला कलर इस चीज का है, ये वाला कलर इस चीज का है, ये वाला सिंबल इस चीज का है, ये वाला सिंबल इस चीज का है। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे
कि ये हाईवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डबल लाइंस हैं तो ये नॉर्मल रोड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से मैंने तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब हालांकि अलग होते हैं सिंबल्स, मैं आपको जस्ट बता रही हूं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लेजेंड। सेकेंड पार्ट कंफर्म हो गया, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड है हमारा सिंबल्स। अब हम बात करेंगे सिंबल्स की। अभी हमने देखा लेजेंड में हमें कुछ कलर्स और सिंबल्स जो हमने पहले से डिसाइडेड नहीं है उनके बारे में हमने बात की। अब देखिए सिंबल्स का यूज क्यों किया जाता है। सिंबल क्या होता है? निशान, कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं टू सेव स्पेस। देखिए छोटा सा पेपर होता है ना, उसमें पूरे शहर को या कंट्री को या स्टेट को बसा देना मुश्किल चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स यूज कर लेते हैं, जिससे कि क्या लगे, जिससे कि ऐसे समझ में आए कि ये सिंबल, अच्छा ये सिंबल ये चीज रिप्रेजेंट करता है, लिखना ना पड़े। अब आपको वहां लिखना पड़े प्लांट्स तो बहुत जगह घिरेगी, इसलिए आप कुछ सिंबल यूज कर लेते हो प्लांट के लिए, मान लो ऐसा कुछ सिंबल, तो उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ प्लांटेशन हो रखा है, तो पूरा लिखना नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है, जगह की बचत हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स में? ट्रीज, ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब पुल, ठीक है, रोड्स, रेलवे लाइंस, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? सिंबल में। अब पूरा रेलवे लाइन लिखेंगे या फिर ऐसे 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 बना देंगे, दोनों में से क्या आसान है? ये चीज। इससे क्या होता है, स्पेस बचता है मैप में, वरना सारा ऐसे हौच पौच हो जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या लिख रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंबल्स, थर्ड कंपोनेंट। अब हमारा फोर्थ कंपोनेंट जो है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स ये वो सिंबल्स हैं जो मैप की भाषा में पर्टिकुलरली फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स भी बोलते हैं, मतलब कि इंटरनेशनली ये इस तरह से प्लेस कर दिए जा चुके हैं, ठीक है। मतलब आप कभी भी अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोई मैप ड्रॉ करते हैं तो वो सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल सिस्टम में फिक्स कर दिए गए हैं कुछ सिंबल्स। अब देखिए नीचे डायग्राम में बता रखा है कि कैसे कैसे कुछ सिंबल्स इंटरनेशनली फिक्स कर दिए गए हैं। मतलब इस सिंबल का मतलब हमेशा ही वही होगा जो इंटरनेशनली फिक्स किया गया है। मैं आपको एक पूरी सिंबल की टेबल दिखाती हूँ। ये देखिए मेटालिक रोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन मेटालिक रोड को इस तरह से, ठीक है। ये हमारा रेलवे लाइन, यह है एयर रूट, यह है इंटरनेशनल बाउंड्री। अब यहां देखिए इंटर स्टेट बाउंड्री ये छोटी है, इंटरनेशनल बाउंड्री बड़ी थी, मतलब मोटी मोटी थी, इंटर स्टेट बाउंड्री थोड़ी छोटी। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए टाउन, रेड कलर से टाउन, ये हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट, मतलब हमारे जो हेडक्वार्टर है किसी स्टेट का, कैपिटल ऑफ कंट्री। फिर ये डैम, डैम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिवर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिवर रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब ये देखिए फॉरेस्ट को ऐसे, ट्यूबवेल्स को ऐसे, कैनाल्स को ऐसे,
यहाँ पर रबर ट्रीज को ऐसे, कोल को, इंडस्ट्रियल एरिया को, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग यार्ड, मतलब जहां पर शिप्स खड़े होते हैं, ठीक है। ये मैंगनीज और कॉटन, टोबैको, टी, इन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया जाता है। ये देखिए पूरा एक बार टेबल, ये हमारा पूरा टेबल, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मैप को, ठीक है। ये हो गए हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स। अब नेक्स्ट है हमारा कलर्स। ये वो सब चीजें जो एक मैप में यूज की जाती है। अब बात करेंगे हम कलर्स की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कलर्स का फॉर्म। कलर्स को क्यों यूज करते हैं? टू डिवाइड एरियाज, एरिया को डिवाइड करने की। यहां से यहां तक ये है तो इस चीज को इस कलर से कर दिया। टू मार्क प्रेजेंस ऑफ समथिंग, जैसे कि देखिए ये हमने इंडिया बना दिया। अब हमें पता है यहां पर पानी है पूरा, ये पूरा यहां से यहां तक ये सारा पानी में घिरा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको ब्लू कलर कर दिया। ब्लू कलर क्यों किया? क्योंकि ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ राजस्थान को येलो कर दिया। येलो मतलब ये डेजर्ट एरिया में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ हिमाचल है, यहाँ पर उत्तराखंड है, इनको हमने ग्रीन कर दिया कि यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा है, ग्रीन फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। इस तरह से हम कलर से रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज को, उससे डिवीजन करते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ किस चीज की प्रेजेंस ज्यादा है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? ब्लू कर देंगे। अगर कंट्री में अंदर ही अंदर रिवर्स फ्लो करिए तो एक लाइन बनाकर उस लाइन को ब्लू कर देंगे। उससे क्या पता चलेगा कि ये वाटर वाली लाइन है, मतलब ये या तो रिवर है या फिर कोई मतलब वाटर बॉडी है, ठीक है। इस तरह से हम कलर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ग्रिड सिस्टम। आपको पिछले ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम आपको नहीं समझाया, दूसरी क्लास में समझाया था। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसमें हमने इमेजिनरी लाइंस मान ली हैं। ये इक्वेटर है बीचों बीच से जो गुजरती है, और ये ऐसे जो बीचों बीच से गुजरती है वो होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहां पर तो बहुत सारी लाइंस गुजरती हैं ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहां से इसके इक्वल इक्वल ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइंस गुजरती हैं। ये कहलाती है लैटिट्यूड, सॉरी ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड। आपको अभी शायद इतने अच्छे से समझ में ना आए, बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये कहलाती है लैटिट्यूड्स। अब ये जब एक दूसरे को ऐसे कट करती है ना, ये कट कर रही है, ग्रिड्स बना रही है, इनको हम बोलते हैं ग्रिड्स। और इनकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सा टाइम हो रहा है, कहाँ कौन सी जगह पर क्या टाइम हो रहा है, और कौन सी जगह किस लोकेशन पर उपस्थित है, कौन सी जगह कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम खुद के एरिया का भी टाइम और जगह का प्लेसमेंट वो भी निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा ग्रिड सिस्टम, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल ग्रिड। अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की। बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। लेकिन हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। हम ये 4 डायरेक्शंस और मानते हैं, तो टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं सिर्फ 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम कंट्री वाइज देखेंगे, अभी हम सच में डायरेक्शन वाइज नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कंट्री वाइज देख रहे हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ईस्ट से हमारा सनराइज होता है और वेस्ट में हमारा सनसेट होता है, मतलब यहां से सूरज उगता है और यहां पर ढल जाता है, डूब जाता है। ठीक है, अब ये एरिया कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ये एरिया कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम अपने डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है कंपास। ये एक मैग्नेटिक कंपास होता है, क्योंकि जो मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है, तो इसमें एक मैग्नेट लगा दी जाती है ताकि हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन का पता चल सके। जो डायरेक्शन नॉर्थ होती है वो हमें जब हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता चल जाती है तो हमें ये भी पता चल जाता है ईस्ट और वेस्ट कहाँ होगा। भाई नॉर्थ और साउथ पता चल गया तो आप ईस्ट और वेस्ट तो पता कर ही सकते हो। भाई आपको पता चल गया इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। फिर है हमारा स्केल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्केल। स्केल क्या होता है? किसी भी एरिया को हमने कैसे डिवाइड किया है उसको नापने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। मतलब इसमें बताया जाता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। अगर इसमें बता दिया कि 1 सेंटीमीटर का जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, ये हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 36। फिर इसके बाद और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, क्योंकि देखिए जगह होती है कम और आपको दिखाना होता है बड़ा बड़ा एरिया। ठीक है, और ये तो मैं छोटी जगह की बात कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए टॉप का बना रहे हैं हम या फिर स्कूल का बना रहे हैं, किसी एक छोटी जगह का बना रहे हैं, तब हम इतना छोटा स्केल यूज कर लेते हैं। वरना क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू या 1 इंच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना भी हो सकता है। जैसे ये 0 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 1 इंच, ये इंचेस में है स्केल। 1 इंच इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो ये दोबारा वापस से कितना हो गया? ये 1000 किलोमीटर। फिर ये फिर से 1000 किलोमीटर और ये फिर से 1000 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया? 4 इंच कितना हो गया? 4000 किलोमीटर। 4 इंच इज इक्वल टू 4000 किलोमीटर। इस तरह से हम किसी भी मैप में स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्केच। स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग जिसमें हम मेमोरी के लिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंडिया का एक मैप जैसा ऐसे बना करके बताया था। अब ये एग्जैक्ट मैप जैसा तो नहीं है, मैंने वैसा बनाया ही नहीं है, है ना। मुझसे थोड़ा सा
ऐसे ही मैंने अपने दिमाग के हिसाब से मुझे जितना याद था कि हाँ ठीक है ऐसे होता है, शेप ऐसे होता है, ये एक स्केच बन गया, ये एक स्केच बन गया। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले टोंक का एक स्केच बना करके दिखाया था कि यहाँ पर बड़ा कुआं है, यहाँ से ऐसे दो रोड्स जा रही हैं, ये रोड इधर जा करके ऐसे जाती है, फिर ये यहाँ पर सेंट सोल्जर स्कूल आ जाता है, ये यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर तख्ता आ जाएगा, फिर कटला आ जाएगा, 5 बत्ती आएगी, फिर कटला आ जाएगा, फिर सुभाष बाजार आ जाएगा, फिर घंटाघर आ जाएगा, इसके बाद इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, यहाँ कलेक्ट्रेट आ जाएगी, यहाँ पर इधर से जाके ऐसे जाके छावनी आ जाएगी, यहाँ पर इधर जाके बस स्टैंड आ जाएगा, यहाँ APRI आ जाएगा, फिर यहाँ से जाकर के हम वापस से इधर घूम करके बड़े कुएं में वापस से एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। अभी हमने टॉक का एक स्केच बनाया है एक्चुअली, ठीक है, एक रफ ड्राइंग जिससे हमें आइडिया मिल सके कि किस तरह से कौन सी जगह कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं स्केच, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लान की। अब है प्लान। प्लान क्या होता है? हर चीज को कैसे डिस्क्राइब करना है, किसी चीज को कैसे बताना है। एक स्कूल का प्लान हो गया या फिर किसी घर का प्लान हो गया। अब जैसे मैं अपने घर का ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे ही मेरा घर है, ठीक है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ पर मेन गेट है, ठीक है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ पर एक बहुत चौक आता है, यहाँ पर ये एरिया आता है, थोड़ा सा ब्लॉकेज, यहाँ पर रूम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर हॉल है, ठीक है, यहाँ पर बाथरूम्स हैं, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, फिर ये ऊपर स्टेयर्स यहाँ आकर मिलती हैं, यहाँ से फिर यहाँ पर वापस से कमरे हैं, हॉल है, और यहाँ पर ओपन एरिया है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर रूम है, नीचे भी रूम है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं एक घर बना करके बताती हूँ तो ऐसे आपको समझ में आता है कि किस तरह से एक चीज को प्लान किया गया है, उसे हम प्लान ही बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि प्लान में कैसे हम, ये देखिए, ये क्लासरूम प्लान है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, यहाँ गेट की एंट्री है, यहाँ स्टूडेंट्स का एरिया है, यहाँ टीचर का सिटिंग है, और यहाँ पर जो सामान रखे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। ये एक प्लान है, ठीक है, प्लान ऑफ अ क्लासरूम। क्लियर? तो प्लान समझ में आ गया। अब स्टडिंग ऑफ अ लोकल मैप। देखिए, हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर छोटे एरिया की स्टडी करनी है तो आप केवल उस एरिया को ढूंढोगे, वहां पर जाकर के आप उसके बारे में स्टडी करोगे। तो एक लोकल मैप को स्टडी करने के लिए हमें 2 टाइप के मैप होते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन लार्ज शीट पेपर एंड स्मॉल स्केल मैप रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज ऑन अ स्मॉल शीट। देखिए, 2 तरह के मैप होते हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। अब देखिए, लार्ज स्केल में क्या होता है, एक छोटी जगह को बड़े मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल एरिया बिग मैप, ठीक है, हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है। स्मॉल एरिया में बिग एरिया, स्मॉल मैप, बड़े एरिया को छोटे से मैप में शो किया जाता है। अब जैसे मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो स्मॉल स्केल मैप हो गया, पूरा इंडिया छोटे से मैप में दिखाया जाता है। अब मैं बात करूं सिर्फ सुभाष बाजार को हम एक मैप में दिखाएं तो वो क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप। एरिया छोटा है लेकिन उसे पूरा डिटेल में अंदर तक बताया गया है उसके बारे में। और इसके अलावा आप लार्ज स्केल मैप में आप स्केच का भी यूज कर सकते हैं। आप एक स्केच के साथ भी एक लार्ज स्केल मैप ड्रॉ कर सकते हैं, अपने आप से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टडिंग ऑफ अ लोकल मैप, ठीक है।
कैसे हम स्टडी कर सकते हैं एक लोकल मैप को। क्लियर? और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके हार्ड वर्ड्स और बाकी का जो भी वर्क है वो मिल जाएगा। कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल। आपका वर्क कंप्लीट करते रहिए आप टाइम टू टाइम और मुझे भेजते रहिए। थैंक यू क्लास।